तो हम लोग अभी तक जो है सोल्यूशन में पार्ट 3 देख चुके हैं और उसमें हम लोग जो है राउट्स लॉ के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि राउट्स लॉ के बेसिस पर जो है सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है आइडियल सोल्यूशन, एक को कहा जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो डालिएगा हेडिंग कॉपी में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी तक हम लोग राउट्स लॉ के बारे में जब डिटेल से पढ़े, उसमें हम लोग पढ़े कि राउट्स लॉ क्या होता है। राउट्स लॉ होता है PA इज इक्वल टू P0A इंटू जाइल एंड PB इज इक्वल टू P0B इंटू जाइल बी। दिस इज कॉल्ड राउट्स लॉ। इसको हम अगर वर्ड्स में बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और इसको हम लोग पिछले वीडियो में एकदम अच्छे से डिफाइन किए थे, लिखे थे, यही राउट्स लॉ होता है। अब देखो, राउट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो हम सिंपली एकदम एक शब्द में बोले तो वे सभी सॉल्यूशन जो कि राउट्स के लॉ को फॉलो करने से। राउट्स लॉ एक्चुअल में, राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ तो एक्चुअल में ये है ना कि PA इज प्रोपोर्शनल जाइल A एंड PB इज प्रोपोर्शनल जाइल B। दिस इज राउट्स लॉ। ठीक है, और कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यही तो राउट्स लॉ है। और यहीं पर जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट कौन आ गया, P0A और P0B। P0A क्या है, P0A है A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और P0B क्या है, B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो PA इजकल टू क्या है, P0A इंटू जाइल A एंड PB इजकल टू है P0B इंटू जाइल B। दिस है राउट्स लॉ। और जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप हेडिंग दीजिएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दोज सॉल्यूशंस विच ओबे राउट्स लॉ, वैसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब जो इसको फॉलो करता है उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन में पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं, तो लिखिए हेडिंग इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर बात कीजिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये हो जाएगा कि इट ओबेज राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड बात इसमें क्या हो जाएगा कि राउट्स लॉ जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, इसमें जो कंपोनेंट है और जो मिक्सचर है, ठीक है, मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट में था उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स मिक्सचर बनने के बाद भी रहता है। बात समझो, मान लो कि दो कंपोनेंट था A2 एंड B2, ये दो कंपोनेंट था और इन दोनों को मिलाकर बनाया गया सॉल्यूशन 2AB। ठीक है, या AB बनाया गया। अब दो मोलिक्यूल है, चूँकि दो है, दो मोलिक्यूल बनाइए। तो मान लो A2 और B2 दो कंपोनेंट था, दोनों को मिक्स किया गया और सॉल्यूशन क्या बना, 2AB। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो A2 है, मतलब यहाँ A और A के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। वैसे ही B2 है तो यहाँ भी B और B के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यहाँ पर 2AB है तो यहाँ भी A और B के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट के बीच में होता है उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वह होता है जो मिक्सचर बनता है उसके बीच में। मतलब मिक्सचर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जितना कि कंपोनेंट्स के बीच में होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है। क्या बात है, पहले बात क्या है कि इट ओबेज राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। सेकेंड बात क्या है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इन कंपोनेंट इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स इन द मिक्सचर। थर्ड बात, इसमें जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये होता है कि इसमें जो इंथैल्पी में चेंज है वो जीरो होता है। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो।
मतलब कि इस तरह के सॉल्यूशन में, मतलब मान लो कि एक कंपोनेंट मिलाया गया A2 और B2 AB बनाने के लिए, तो उस समय ना ही एनर्जी इवॉल्व हुआ और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। हम लोग को पता है कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी रिलीज होता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें एनर्जी रिलीज हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और ना ही एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग ये भी पता है कि एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच कैसा होता है, वहाँ पर पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है किसमें, एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तब जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर डेल्टा एच कैसा है, जीरो है, मतलब यहाँ पर ना ही रिएक्शन एंडोथर्मिक है और ना ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट, दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम में चेंज भी जीरो होता है। मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन बनते समय ना ही वॉल्यूम बढ़ता है और ना ही वॉल्यूम घटता है, ना वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना वॉल्यूम डिक्रीज करता है। डेल्टा भी कैसा होता है, जीरो होता है। डेल्टा भी कैसा होता है, जीरो। देखो डेल्टा मतलब क्या हुआ, चेंज, तो डेल्टा भी मतलब क्या हुआ, डेल्टा भी मतलब हुआ V2 माइनस V1। तो यहाँ पर क्या है कि V2 और V1 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल होगा तो चेंज कैसा हो जाएगा, जीरो। दोनों इक्वल है ना, तो दोनों माइनस माइनस हो गया तो कैंसिल, डेल्टा भी कैसा हो गया, जीरो। तो पहली बात क्या हुआ कि इट ओबेज राउट्स लॉ। सेकेंड बात क्या हुआ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट में होता है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स मिक्सचर में होता है। थर्ड बात क्या हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, भले इसको लिखे नहीं, लेकिन वैसे आपके शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो, मीन्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। फोर्थ बात क्या हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। तो ये बात हुआ अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, जितनी बातें इसमें पढ़े उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसका उल्टा क्या क्या होगा, देखो इसमें पहला पॉइंट क्या था कि इट ओबेज राउट्स लॉ। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि इट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल कौन हो जाएगा, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करे। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, ये फर्स्ट बात हो गया। सेकेंड पॉइंट, उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो कंपोनेंट था और जो मिक्सचर था उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था, मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट में था वही इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें था, मिक्सचर में भी था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ मान लो कि ये कंपोनेंट A2 है और ये कंपोनेंट B2 है, तो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वह जो मिक्सचर बनेगा AB उसके इक्वल नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट ओबे राउट्स का मतलब क्या हुआ कि PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू जाइल एंड PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू जाइल। यही तो है नॉन सॉल्यूशन। अगर इक्वल था मतलब कि फॉलो कर रहा था, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या है कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं का मतलब क्या होगा कि PA जो है वो अधिक भी हो सकता है या फिर वो कम भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड बात, तो पहली बात क्या हुआ, इट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। दूसरी बात क्या हुआ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट में है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स मिक्सचर में नहीं होता है। थर्ड बात कि डेल्टा H इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। मतलब इंथैल्पी बढ़ या घट सकता है। मतलब कि इस तरह के सॉल्यूशन बनते समय जो रिएक्शन होता है वो या तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है अथवा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये भी देखो, ये भी इक्वल नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल नहीं है, तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये दो तरह का हो सकता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं।
बराबर ना नहीं है, तो बराबर नहीं मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन बनेगा, अलग अलग तरह का सोल्यूशन बनेगा। तो पहला बात क्या हुआ कि डज नॉट ओबे राउस लॉ। सेकेंड बात क्या हुआ कि कंपोनेंट्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके बराबर नहीं होता है। थर्ड क्या हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स रिएक्शन इज आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। फोर्थ पॉइंट, डेल्टा भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ सकता है या वॉल्यूम घट सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना बात समझ में अभी तक आ गया होगा कि सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, आइडियल और नॉन आइडियल। अगर आपको एक याद है दूसरा आप पता कर सकते हैं। अगर आपको मान लो पता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउस लॉ को फॉलो करते हैं, और क्या होते हैं उनमें कंपोनेंट्स और मिक्सचर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सेम होता है, और हाँ सेम होता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है कि चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है, मतलब कि वो रिएक्शन ना ही एंडोथर्मिक होता है और ना ही एक्सोथर्मिक होता है। फोर्थ क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये राउस लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसमें कंपोनेंट में इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम नहीं होता है, इसमें चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होता है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये फिर दो टाइप के हो सकते हैं। ये आप लिख लिए थे, तो लिख लेना इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मे बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये हो सकता है दो टाइप का। देखो ये कौन है जो राउस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये कौन है जो राउस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जो राउस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उसमें हम बोले कि दो कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, ये पहला कंडीशन क्या पॉसिबल है कि पी ए पी नॉट ए इंटू जाइल ए से बड़ा हो, या फिर पी ए पी नॉट ए इंटू जाइल ए से कैसा हो, छोटा हो। समझो बातों को। पहला कंडीशन, मान लो कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, मान लो कि A2 है और B2 है, ये कंपोनेंट है, बना मिक्सचर 2AB। अब मान लो कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर हो जाए, मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में था इससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मिक्सचर है उसके बीच में रहे। मतलब मिक्सचर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाए कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से। तो बताओ क्या होगा, अगर सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कंपोनेंट हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स से कम हो जाए तो क्या होगा बोलो। तो बताओ कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि वेपर प्रेशर दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक चीज़ क्या होता है टेम्परेचर, और एक चीज़ क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बढ़ने से वेपर प्रेशर घट जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, और इंटरमोलिकुलर फोर्स के घटने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स घट रहा है, इट मीन्स कि क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है यह ग्रेटर हो जाएगा P नॉट ए इंटू जाइल ए से। सिमिलरली जो PB है इट वुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन P नॉट B इंटू जाइल B। होगा कि नहीं होगा बोलो। इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर हो गया तो अधिक से अधिक बनेगा वेपर, अधिक से अधिक बनेगा वेपर तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए इंटू जाइल ए, रादर PA इज ग्रेटर देन P नॉट ए इंटू जाइल ए। सिमिलरली PB इज ऑल्सो ग्रेटर देन P नॉट B इंटू जाइल B। थर्ड कंडीशन क्या होगा बताओ, इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले सब लिक्विड फॉर्म में थे, अब वेपर अधिक बना। हमको पता है कि वेपर या जो भी गैस होते हैं उनका वॉल्यूम लिक्विड की तुलना में कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम बढ़ गया।
ठीक है, कैसे बढ़ेगा, देखो डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा भी होगा ना V2 माइनस V1, दोनों में से कौन बड़ा, V2 बड़ा V1 छोटा। अब V2 बड़ा डेल्टा भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन में जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी पॉजिटिव होता है, मतलब कि रिएक्शन कैसा होता है, रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है, रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच कैसा होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन हुआ। इसमें हम शुरू में क्या माने कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कंपोनेंट में ज़्यादा था, सॉल्यूशन में कम हो गया। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन हैं, ठीक है, जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा भी पॉजिटिव होता है, पार्शियल वेव प्रेशर ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और साथ में इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाता है मिक्सचर में कंपोनेंट की तुलना में, इनको कहते हैं कि दीज आर द सॉल्यूशन, दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज, विच इधर लिख देते हैं, विच शोज निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। देखो यहाँ पर यही पॉजिटिव है, डेल्टा भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तो विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये क्या करते हैं, राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, दे शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, अब चलो, अब मान लो ये कि जो A2 है और जो B2 है, जो A2 है और जो B2 है, उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम है 2AB से। मतलब कि जो मिक्सचर बना, मिक्सचर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज़्यादा है कंपोनेंट से। तो बताओ इसमें पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? इसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि अब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया है। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बढ़ने से जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, P इज लोअर देन P नॉट इंटू जाइल। सिमिलरली PB इज लोअर देन P नॉट B इंटू जाइल भी। तो ये फर्स्ट कंडीशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द मिक्सचर इज मोर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वह डिक्रीज कर जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिक्रीज कर जाता है। थर्ड कंडीशन बताओ, इसमें वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, V2 माइनस V1, चेंज यही ना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान लो फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, डेल्टा भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? डेल्टा भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? देखो डेल्टा भी क्या होता है, V2 माइनस V1। अब यहाँ पर कौन बड़ा, V1 की V2? यहाँ पर V1 बड़ा, चूँकि पहले वॉल्यूम जो था, पहले जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब V1 बड़ा V2 छोटा। तो यहाँ पर डेल्टा भी कैसा होगा, यहाँ पर डेल्टा भी जो है, यहाँ पर जो डेल्टा भी है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट कि यहाँ पर जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H क्या होता है, H2 माइनस H1। डेल्टा H जो होगा ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बताओ? तो यहाँ पर डेल्टा H है वो निगेटिव होता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, इंडोथर्मिक था। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो इसको बोलेंगे कि विच शोज निगेटिव डेविएशन, विच शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। देखो अपन लोग क्या क्या देखें कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, आइडियल सॉल्यूशन और कौन हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, तो जो राउट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, तो पहली बात कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कंपोनेंट का वो इक्वल होता है सॉल्यूशन के मोलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स के। दूसरी बात कि उसमें P इज इक्वल टू P नॉट इंटू जाइल। तीसरी बात कि डेल्टा V इज 0 एंड डेल्टा H इज 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो पहली बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि ये सॉल्यूशन राउट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सेकेंड बात कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये बढ़ सकता है या घट सकता है। अब अगर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं कि वैसे जो न्यूटन सोल्यूशन है वो राउट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मतलब देखो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब राउट्स लॉ से क्या कर रहे हैं, डेविएशन शो कर रहे हैं। तो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो ये कब होता है, ये तब होता है जब जो सॉल्यूशन है उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से। तो यहाँ पर ये कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया मतलब पी इज ग्रेटर देन पी नॉट इंटू जाइल, वॉल्यूम भी बढ़ गया, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो गया। तो इसको बोलेंगे कि ये जो है राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे कि ये राउट्स लॉ से शो कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि इसमें जो है डेल्टा भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। इनको बोलेंगे कि राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नोट कर लिए इसको। देखो तो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक कि सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी बात कि उसमें कंपोनेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स मिक्सचर के मॉलिक्यूल की इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होता है। तीसरी बात डेल्टा एस जीरो होता है और डेल्टा भी जीरो होता है। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक वे होते हैं जो राउट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो राउट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग देखें, आप लिख भी लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। तो लिखिएगा टॉपिक कॉपी में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जैसा हम लोग को पता है कि हर एक सॉल्वेंट का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पर वो क्या होता है, बॉयल होता है। जैसे मान लो वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। या अगर हम बोले उसको केल्विन में तो कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन, बिकॉज वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक सॉल्वेंट का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसे मान लो वाटर का, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, ये होता है 373.15 केल्विन। अगर मान लो HCl का, तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 188 केल्विन। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जब वाटर और HCl को आपस में मिक्स कर दिया गया, वाटर और HCl को आपस में मिक्स कर दिया गया, मिक्स करने के बाद जो इनका बॉइलिंग पॉइंट था, वाटर HCl को आपस में मिक्स करने के बाद जो इनका बॉइलिंग पॉइंट था, जो इनका मिक्सचर था, वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल हो रहा था। मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो गया एंड दे वेयर बॉइलिंग एट द टेम्परेचर ऑफ 381 केल्विन। मतलब कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15 केल्विन, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 188 केल्विन। लेकिन दोनों को जब मिला दिया गया, बॉयल करना शुरू किया गया, तो एक ऐसा समय आया, एक ऐसा टाइम आया जब पूरा मिक्सचर एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल हो रहा था और वो टेम्परेचर कितना था, 381 केल्विन था। सिमिलरली वाटर को और इथाइल अल्कोहल को, वाटर और कौन, इथाइल अल्कोहल, वाटर कितना होता है आप समझ गए हैं, 373.15 केल्विन। इथाइल अल्कोहल कितना होता है, 351.3 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है, हमको याद, हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है, कोई से ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
और इन दोनों को भी जब मिक्स कर दिया गया तो जो इनका मिक्सचर था वो बॉयल हो रहा था 351.1 केल्विन टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था। तो ये इस तरह के जो मिक्सचर हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन पूरा का पूरा मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो उस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन दैट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर दोज टाइप ऑफ मिक्सचर in which different component has different boiling point but whole the mixture boils at the same temperature। मतलब कि वैसे मिक्सचर जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, अलग अलग वैसे मिक्सचर जिसमें अलग अलग कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन पूरा का पूरा मिक्सचर अगर एक ही टेम्परेचर पर बॉयल हो तो उस तरह का मिक्सचर क्या कहलाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। अच्छा, इन दोनों में एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों कंपोनेंट हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, और यहाँ पर जो मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों कंपोनेंट हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो ये जो मिक्सचर है इसमें बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये जो मिक्सचर है इसे बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी को एजियोट्रॉप भी कहा जाता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का। कौन कौन? एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? तो वैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है उसे कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और वैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है उसको कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो फर्स्ट यू शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बोल देते हैं, इसको बेहतर होगा पॉज करके लिख लीजिएगा। दैट टाइप ऑफ मिक्सचर in which different component has different boiling point but whole mixture boils at the same temperature are known as azeotropic mixture। These are of two types। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लिखना है इसको। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डैश से लिखना। पॉइंट नंबर 1 मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉइंट नंबर 2 मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में डैश से लिखिएगा दैट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल में ये हो जाएगा, लिख लिए, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। अब ये लिखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दैट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये बात हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप लिख लिए, उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लिख के डैश कीजिए टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखिए टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? देखो, सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टी जो केवल और केवल सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखिएगा, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? मतलब जो केवल नंबर पर डिपेंड करे, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 2 मोल की, 5 मोल की, 10 मोल, उस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट होता है, देखिए देयर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फोर्थ पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक कौन हुआ? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े हैं अबाउट शुरू किए हम लोग राउट्स लॉ से कि राउट्स लॉ क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि वाटर आइडियल एंड वाटर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर हम लोग पढ़े कि नॉन सॉल्यूशन में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो राउट्स लॉ से शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। उससे हम लोग पढ़े कि वाटर एजियोट्रोपिक मिक्सचर और उसके कितने टाइप होते हैं वो सब देखें, और फिर हम लोग इसका डिफिनेशन देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से 3 क्लास और लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। फिर सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।